तो आज की क्लास में हम आपके न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो कुछ आपके स्मॉल टॉपिक्स हैं, अगर हम वाइट लाइट से रिप्लेस कर दें सोर्स को तो हम क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, या फिर अगर हम ये चाहते हैं कि ब्राइट सेंटर हमें दिखाई दे रिफ्लेक्टेड लाइट में, तो एक तो हमने कल पढ़ा था कि किस वजह से दिखाई देता है ब्राइट सेंटर जब हम नहीं चाह रहे होते कि हमें ब्राइट दिखे, और दूसरा हम इंटेंशनली भी रिफ्लेक्टेड सिस्टम में ब्राइट सेंटर के साथ रिंग्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कैसे हम इंटेंशनली उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं ब्राइट सेंटर के साथ। उसके बाद अगर हम प्लेन मिरर से, जैसे हमने यहाँ पे आपका क्या चीज़ ली हुई है, एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस और एक ग्लास प्लेट ली हुई है, इसकी बजाय अगर हम क्या यूज़ करें, प्लेन मिरर हम अगर यहाँ पे लगा दें तो हमें कैसी रिंग्स दिखाई देती हैं। और इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है हमारा कर्व्ड सरफेस। इसमें एक तो कर्व्ड सरफेस है आपका और दूसरा कैसा है, प्लेन सरफेस है। तो इस प्लेन सरफेस को भी हम किससे रिप्लेस कर दें, कर्व्ड सरफेस से ही रिप्लेस कर दें, इधर कनकेव या फिर कन्वेक्स, दोनों में से किसी भी सरफेस से हम उसको रिप्लेस कर दें। उस समय हमें जो आपकी रिंग्स हैं वो तो नहीं निकालनी, उसमें हमें कैसी दिखाई देती हैं, वो ऐसी ही दिखाई देंगी, हमें सर्कुलर रिंग्स ही दिखेंगी। हमें उसमें सिर्फ ये देखना है कि कंडीशंस हम कैसे लिखते हैं ब्राइट रिंग के लिए और डार्क रिंग के लिए, तो वो हमें कंडीशंस इसमें आपकी डिराइव करके दिखानी है। तो अभी हम इसमें आपका शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपका टॉपिक करेंगे कि अगर हम सोर्स को वाइट लाइट के साथ रिप्लेस कर दें तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो एज वी हैड सीन अर्लियर ऑल्सो, हम जब भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स को वाइट लाइट के सोर्स के साथ रिप्लेस करते हैं, इसका मतलब हमने क्या किया, पॉलीक्रोमेटिक लाइट के साथ हमने रिप्लेस कर दिया है सोर्स को। पॉलीक्रोमेटिक का मतलब होता है कि सिंगल वेवलेंथ की बजाय उसके अंदर कई सारी वेवलेंथ्स है। और वाइट लाइट में कितनी वेवलेंथ होती है हमारी, 7 वेवलेंथ्स का कॉम्बिनेशन होती है वाइट लाइट। और दूसरी चीज़, जब हम क्या निकाल रहे थे आपके रिंग्स का, हमने रेडियस जब निकाला था, तो जब हम रिंग्स का रेडियस या डायमीटर हम कह सकते हैं, वो जब हम निकाल रहे थे तो हमने देखा था कि वो किसके बराबर आता है आपका, हमने देखा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है आपके वेवलेंथ के। बाकी की जो भी चीज़ें उसके अंदर आती हैं फॉर्मूले में वो सभी कांस्टेंट थी, सिर्फ हमने क्या देखा वहाँ पे, वेरिएबल एक चीज़ थी वहाँ पे, म्यू भी हो सकता है आपका, म्यू एयर फिल्म के लिए म्यू की वैल्यू 1 हो जाती है, वो भी कांस्टेंट हो गया। तो म्यू यहाँ पे नहीं चेंज हो रहा है, क्या चीज़ आपकी चेंज हो रही है वाइट लाइट के केस में, लैम्डा की वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि वो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होती है। और रिंग्स का जो डायमीटर होता है वो हमारा डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका, फॉर्मूले में आप देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स कि जो मुझे कलर्ड रिंग्स दिखाई देंगी उनकी जो विड्थ होगी, पहले भी हमने पढ़ा कि भाई जो जैसे जैसे हम दूर जाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, उनका जो विड्थ होता है वो कम होता जाता है, फ्रिंज विड्थ जो होती है वो कम होती जाती है, नैरो होती जाती है हमारी फ्रिंजेस। और यहाँ पे हम एक और चीज़ भी एडिशनली देखेंगे कि किसी वेवलेंथ के लिए जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, मतलब कि जब हम ब्लू एंड की तरफ देखेंगे तो ब्लू एंड हमें ज़्यादा ब्रॉड दिखाई देंगे, और जैसे जैसे हम कम वेवलेंथ रेड की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हमें क्या दिखाई देंगे, आपके फ्रिंज की जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन वेवलेंथ हमें कुछ कलर्स आपके दिखाई देंगे, सारे के सारे कलर्स हमें नहीं दिखाई देते, सर्कुलर फ्रिंजेस ही दिखेंगी। ये जो यहाँ पे ऊपर डायग्राम आप देख रहे हो, तो फ्रिंजेस सर्कुलर ही दिखेंगी हमें वाइट लाइट के साथ, लेकिन कैसी फ्रिंजेस दिखाई देंगी हमें, डार्क और ब्राइट के बजाय कलर्ड फ्रिंजेस दिखाई देंगे, कुछ कलर की फ्रिंजेस हमें ऑब्जर्व होंगी। बीच वाला सेंटर क्या है आपका, देखिए डार्क दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है आपका, जो सेंट्रल फ्रिंज होती है हमारी वो यहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो ये सेंट्रल फ्रिंज है, और इसके बाद में हमें अल्टरनेट कुछ आपकी कलर्स यहाँ पे ऑब्जर्व होंगे। जो कलर्स की वेवलेंथ उसको सेटिस्फाई करेंगी, मिनिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, वो हमें दिखाई नहीं देगी, वो ऑब्जर्व नहीं होंगी। और उसके अलावा जो जो मैक्सिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो हमें दिखाई देंगे। और ये भी हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं दिखाई देता, सिर्फ थोड़ा सा हमें पैटर्न दिखाई देता है, आपके सर्टेन ब्राइट रिंग्स ही हमें दिखाई देती हैं ब्राइट की जगह कलर्ड रिंग्स। उसके बाद ओवरलैपिंग की वजह से, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ आ रही होंगी, तो ओवरलैपिंग की वजह से यूनिफॉर्म इल्यूमिनेंस हमें दिखाई देती है जैसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से दूर जाते हैं।
तो ये सब हमने यहाँ पे देख लिया आपका कि मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ हमें न्यूटन्स रिंग में अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई दे रहे थे. डायमीटर ऑफ द रिंग डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, और white light, as white light consists of different colors or different wavelengths, so by using white light colored rings will be observed, and only a few colored rings are observed, and after that due to overlapping of rings of different colors no rings are observed. तो वहाँ पे हमें किसी भी तरीके की rings दिखाई नहीं देती हैं थोड़े distance के बाद में. ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारा बनता है कि व्हाइट लाइट के साथ हमें कैसी फ्रिंजेस दिखाई देती है. ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है आपका कि रिफ्लेक्टेड सिस्टम में हम अगर ब्राइट सेंटर के साथ ऑब्जर्व करना चाहते हैं पैटर्न को, तो ऐसा क्या हम करें कि वो जो सेंटर डार्क होता है वो मुझे कैसा दिखाई दे, ब्राइट दिखाई दे. उसके लिए हमें पहले आपकी कुछ चीज़ें पीछे से रिवाइज करनी पड़ेंगी कि हम किस तरह से या फिर किस तरह की फ्रिंजेस हमें, या जो कंडीशन थी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की, वो आपने कैसे फिजिकली उसको रीड किया था. तो जो न्यूटन्स रिंग का एपरेटस आपने लिया था, उसमें जो फिल्म आपने बनाई थी, फिल्म में यहाँ पे आपकी क्या थी, एयर फिल्म थी. तो अगर एयर फिल्म हो प्लेनो कन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास के बीच में, उस समय मुझे कैसा सेंटर दिखाई देता है, डार्क सेंटर दिखाई देता है. सेंट्रल फ्रिंज जो होती है वो कैसी होती है, हमारी डार्क होती है. ठीक है, और जो दो इंटरफियरिंग वेव्स, ये जो हमने यहाँ दिखा रखी है बी सी और ई एफ, ये जो दो इंटरफियरिंग वेव्स होती हैं रिफ्लेक्टेड वेव्स, ये कहाँ से आती हैं, एक आती है हमारी प्लेनो कन्वेक्स लेंस के लोअर पार्ट से, ये बी क्या है, लोअर पार्ट ऑफ कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, और अपर पार्ट ऑफ प्लेन ग्लास से आती है दूसरी वेव. ठीक है, दोनों ही वेव्स एट बी और एट डी ये डिफरेंट फिजिकल सिचुएशंस में रिफ्लेक्ट होती हैं, और उस फिजिकल सिचुएशन की वजह से जो हमारी इस डी से जो वेव आ रही होती है रिफ्लेक्ट होकर, ये डी ई वेव, ये क्या होती है, बैक्ड बाई डेंसर मीडियम होती है, और बैक्ड बाई डेंसर मीडियम होने की वजह से डी ई में एक एडिशनल पाथ ऐड हो जाता है, लैम्डा बाई 2 पाथ इसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है. ये चीज़ हमने ऑब्जर्व की थी. ठीक है, पाई आउट ऑफ फेज मूव करती है, ये बी डी जिस भी फेज में थी, डी ई की फेज क्या होगी, पाई आउट ऑफ फेज होती है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ई एफ में लैम्डा बाई 2 पाथ ऐड हो गया. ठीक है, इसी वजह से ही, या फिर ये जो सिचुएशन थी इसी वजह से ही हमें सेंटर में क्या दिख रहा था, आपका डार्क रिंग दिखाई दे रहा था. ठीक, नाउ इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस न्यूटन्स रिंग्स विद ब्राइट सेंटर. ब्राइट सेंटर के साथ भी हम देख सकते हैं. एक सिचुएशन हमने कल पढ़ी थी आपकी कि भाई इंटेंशनली नहीं, गलती से हमें ब्राइट सेंटर दिख सकता है अगर थिकनेस यहाँ पे क्या हो, जीरो ना हो, जीरो की बजाय लैम्डा बाई 2 हो, या फिर 3 लैम्डा बाई 2 हो, 5 लैम्डा बाई 2 हो. लैम्डा की बजाय अगर 0 है, लैम्डा है, 2 लैम्डा है, उस वक्त तो आपको डार्क ही दिखाई देगा. अगर 0 के बजाय क्या है, आपकी लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, उस समय मुझे हर सिचुएशन में आपका ये क्या दिखता है, ब्राइट सेंटर दिखाई देता है. ठीक है, वो तो एक्सपेरिमेंटल फॉल्ट था आपका जो आप वहाँ देख रहे थे, लेकिन हम चाहते हैं कि इंटेंशनली ऐसा हो. हम इंटेंशनली ऐसा कैसे कर सकते हैं कि जो हमारा स्पेस है लेंस और प्लेट के बीच का, ये जो स्पेस है जिसके अंदर एयर की फिल्म बनी हुई है, इसके अंदर हम एक ऐसे लिक्विड जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दोनों के बीच में लाई कर रहा हूँ. प्लेनो कन्वेक्स लेंस जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ग्लास प्लेट जिस मटेरियल की बनी हुई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में उसकी वैल्यू लाई करती हो. वो म्यू1 से तो छोटी हो, सॉरी म्यू1 से तो बड़ी हो, और म्यू2 से क्या हो, छोटी हो. ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं जैसे कि हमने यहाँ लिखा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस इज म्यू1, अगर लेंस का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और ग्लास प्लेट का म्यू2 है, तो म्यू हमें इस तरह से चूज करना है कि वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा हो. म्यू1 is less than mu और mu is less than mu2. अगर ये कंडीशन हम सेटिस्फाई करवा देते हैं, उस केस में आपकी जो फिजिकल सिचुएशन थी वो दोनों ही वेव्स के लिए सेम हो जाएगी. अगर ये इससे बड़ा है, म्यू अगर म्यू1 से बड़ा है, इसका मतलब बी पर भी
रिफ्लेक्शन बैक्ड बाय डेंसर मीडियम होगा और इसी तरह से डी पर भी रिफ्लेक्शन बैक्ड बाय डेंसर मीडियम होगा। तो दोनों ही पॉइंट्स पे बैक्ड बाय डेंसर मीडियम है, λ/2 BC में ऐड हो जाएगा और λ/2 EF में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, किसी भी तरीके का चेंज हम कंडीशंस में ऑब्जर्व नहीं करेंगे। वहाँ पे कंडीशन जो आपकी सेंटर में या फिर थिकनेस 0 के विद रिस्पेक्ट टू फिर किसकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ब्राइट रिंग की कंडीशन सेटिस्फाई होगी और सेंटर हमें फिर क्या दिखाई देगा, ब्राइट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, जैसे हमने बिल्कुल पहले टॉपिक में आपका देखा था उसी तरीके का ही यहाँ पे आपका एग्जांपल है कि जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है उसको हम किससे बनाएं, क्राउन ग्लास की हेल्प से अगर हम बनाते हैं और ग्लास प्लेट हम किसकी ले लें, फ्लिंट ग्लास की ले लें और इसके बीच में एक ऑयल की हम फिलिंग कर दें या ऑयल की यहाँ लेयर लगा दें। और कौन सा ऑयल, वो सेसाफरस ऑयल। सेसाफरस ऑयल जो होता है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका इसके बराबर होता है 1.6 होता है और जो कि किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, आपका क्राउन ग्लास के लिए इसकी वैल्यू 1.52 होती है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की और इसके लिए 1.66 होती है। तो 1.6 क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेसाफरस ऑयल प्लेस करते हैं किसके बीच में, क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास के बीच में, तो आपको जो भी पैटर्न दिखेगा वो कैसा दिखाई देगा, आपका विद ब्राइट सेंट्रल रिंग। उसके बाद अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस ही आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो इट इज पॉसिबल टू ऑब्जर्व ब्राइट रिंग इन एज अ सेंट्रल रिंग इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक, और ये सबसे पहले ये जो चेंज ऑफ कलर जो आपकी सेंट्रल फ्रिंज थी ये डार्क से ब्राइट, ये यंग जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे वो उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी सबसे पहले। तो चेंज इन स्पॉट सबसे पहले यंग ने ऑब्जर्व किया था आपका। ठीक है भाई, ये हमारा टॉपिक था कि रिफ्लेक्टेड सिस्टम में हम जो हमारी सेंट्रल फ्रिंज है उसको ब्राइट कैसे देख सकते हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट, जितने भी सारे स्मॉल टॉपिक्स हम कर रहे हैं ये सारे आपके इंडिविजुअली इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि ब्राइट सेंटर हमें कैसे दिखाई देता है रिफ्लेक्टेड सिस्टम में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये क्या है आपका, कि प्लेन मिरर के साथ हम किस तरह की फ्रिंजेस ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो जो ग्लास प्लेट हमने लगाई है उसकी जगह हम क्या लगा दें, प्लेन मिरर हम प्लेस कर दें। ठीक, फिल्म अभी भी बनी हुई है बीच में, ऊपर आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस रखा हुआ है और नीचे मैंने किसको रख दिया है, ग्लास प्लेट की बजाय एक मिरर मैंने वहां पे प्लेस कर दिया। मिरर और ग्लास प्लेट में क्या डिफरेंस होता है, रिफ्लेक्टिविटी का डिफरेंस होता है। मिरर के ऊपर जितनी लाइट आपकी इंसिडेंट करती है वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जैसी सिचुएशन आपको ट्रांसमिटेड सिस्टम में ऑब्जर्व हो रही थी, हम कह रहे थे कि भी जो ट्रांसमिटेड लाइट है ग्लास प्लेट जब रखते हैं तो ट्रांसमिटेड सिस्टम में क्या होता है आपका 85% लाइट हमारी क्या होती है, ट्रांसमिट होकर चली जाती है। और जब फ्रिंजेस फॉर्म होती हैं तो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की जो इंटेंसिटी होती है उसमें ज़्यादा डिफरेंस हम नहीं ऑब्जर्व करते। 100% अगर ब्राइट की इंटेंसिटी थी तो 85% किसकी इंटेंसिटी थी, डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी थी। तो हम उनको जो कंट्रास्ट उनका है वो बहुत अच्छा कंट्रास्ट नहीं होता, या ये कह सकते हो कि आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे थे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस को। बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन यहाँ पे हो जाएगी जब आप मिरर रख देंगे ग्लास प्लेट की जगह पे। ठीक है, तो इफ अ प्लेन मिरर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ ग्लास प्लेट नो फ्रिंजेस आर सीन, किसी भी तरीके की फ्रिंजेस आपको दिखाई नहीं देंगी। यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन विल बी ऑब्जर्व। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया किस वजह से। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर इज वेरी लार्ज, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी रिफ्लेक्टेड लाइट की, बहुत ज्यादा हो जाएगी, एज कंपेयर टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम कर्व्ड सरफेस ऑफ एयर फिल्म। तो जो पहले कर्व्ड सरफेस और जो हमने प्लेट रखी थी वहां से जो मिल रही थी लाइट उसके कंपैरिजन में अब इस सिचुएशन में इंटेंसिटी बहुत लार्ज हो जाएगी रिफ्लेक्टेड लाइट की। ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ डार्क एंड ब्राइट रिंग्स विल बी ऑलमोस्ट सेम। ये सिचुएशन मैंने आपको समझा दी है किस तरह से ऑलमोस्ट सेम। और दूसरा इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि जो आपको रिफ्लेक्टेड लाइट मिलती है ना, दो रिफ्लेक्टेड वेव मिलती हैं, उन दोनों रिफ्लेक्टेड वेव्स की जो भी इंटेंसिटीज होंगी उनका हम डिफरेंस निकालें।
और उनका सम हम कैलकुलेट करें, वो दोनों क्या आते हैं, बिल्कुल सेम सेम आते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस भी और सम्स भी। इंटेंसिटीज ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट अगर हम कैलकुलेट करते हैं दो रिफ्लेक्टेड लाइट्स के बीच में, तो उस सिचुएशन में, या फिर अगर इस तरह की सिचुएशन अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, वहां पे आपको कलर्ड फ्रिंजेस दिखने की बजाय क्या चीज दिखाई देती है, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिखाई देती है। पूरी तरह से वहां पे यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन नहीं दिखती होती, ऐसा होता है कि बीच में एक 100% है, दूसरा 85% है, तो हम उस चीज़ को ढंग से फिर ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हमें नहीं पता चलता ब्राइट कौन सा है और डार्क कौन सा है। उस चीज़ को हम कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मुझे दिखाई देती है। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आगे मूव करेगी। ठीक, तो ये सभी आपके स्मॉल स्मॉल आपके टॉपिक्स थे। इसके बाद में एक आपका लास्ट हमारा इसमें रह गया न्यूटन रिंग से रिलेटेड, कि हम दो कर्ड सरफेसेस के बीच में अगर देखें हमारा इंटरफेरेंस फिनोमेना, तो वो कैसे दिखाई देगा। कर्ड सरफेस में मैंने बताया था आपको कि हम इसको इस तरह भी रख सकते हैं, ऊपर की तरफ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कनकेव पार्ट दिखाई दे रहा है। एक है आपका ए बी, ये कर्ड सरफेस है, और जो नीचे वाला इस डॉटेड की जगह पे जो प्लेन था, उसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, सी डी से रिप्लेस कर दिया। तो सी डी को मैं ऐसे कनकेव पार्ट ऊपर की तरफ, और ऐसे भी रख सकती हूँ कन्वेक्स पार्ट ऊपर की तरफ। तो कन्वेक्स पार्ट ऊपर की तरफ जब होगा तो डिफरेंट आपकी कंडीशंस आएंगी, और जब कनकेव पार्ट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिधर से इंसिडेंट लाइट आ रही है ना, उसके विद रिस्पेक्ट टू हम कह रहे हैं कि कनकेव टुवर्ड्स इंसिडेंट रेडिएशन। तो नॉर्मल जब इंसिडेंट करती है रेडिएशन, उसके लिए सीडी कैसा है, कनकेव टुवर्ड्स इंसिडेंट। तो हमने ये आपके दो कर्व सरफेसेस ले लिए हैं, एक है ए बी और दूसरा क्या है, सी डी। ए बी की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमने R1 लिया है, और दूसरा लेंस जो है उसका R2 है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कर्व सरफेस बनाया है इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखने पड़ेंगे, जो कि O पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, आपके एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो O है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, अब मैंने ये जो पी क्यू ली है, ये आपकी फिल्म की थिकनेस ली है, इसके बीच का ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये स्पेस हो गया अब आपकी फिल्म बन गई, ये वाली फिल्म है अब आपकी। तो पी क्यू हमने मान लिया कि इस पी पॉइंट पे, पी क्यू मैंने नीचे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो पी क्यू क्या बन गई, आपकी थिकनेस हो गई एयर फिल्म की, तो इसको हम टी लिखेंगे। और बाकी का ये जो हमने सेपरेशन लिया है पी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए, हमने इसको लिखा है कि पी क्यू कैन बी रिटर्न एज पी एल माइनस क्यू एल। पी एल माइनस क्यू एल करके हम थिकनेस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी हैं उन्हीं की मदद से ही हम सोल्यूशन आपका करेंगे। ठीक, आपने थिकनेस ऑफ एयर फिल्म, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे थिकनेस अगर मुझे लिखनी हो, तो मैंने कहा था कि आपके दो फॉर्मूले होते हैं, आप लैम्डा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, और उस थिकनेस के विद रिस्पेक्ट टू जो भी यहाँ पे रिंग फॉर्म हो रही होगी, सेंट्रल रिंग, ब्राइट या फिर डार्क, उस रिंग की जो रेडियस होती है उसके फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो रेडियस मैंने ली है ओ एल, इसको x लिखा है, x या फिर आर एन हम कह सकते हैं कि भाई nth रिंग यहाँ पे मान लेते हैं हमारी फॉर्म हो रही है, और उसका जो रेडियस है वो क्या है, आपका आर एन है। ठीक, तो ले लिया हमने आपके कंसीडर टू कर्व सरफेसेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 and R2, and they are making up contact at O point. A thin air film is enclosed between two surfaces. Air film ही हमने बीच में जनरेट की है आपकी। If the film is illuminated by light of wavelength lambda, अगर लैम्डा वेवलेंथ की लाइट से हम इसको इल्यूमिनेट करते हैं, नॉर्मली जब वो इंसिडेंट कर रही है लाइट आपकी, उस केस में डार्क एंड ब्राइट रिंग्स आर फॉर्म्ड, and this can be viewed with the help of a traveling microscope. ठीक, अब जब जो भी पैटर्न हमें दिखाई दे रहा था उसमें हमने मान लिया लेट द रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग बी आर एन, और x, जो डायग्राम में x है ना, इसी को ही आर एन कह रहे हैं। ठीक, अब जो आपने पीछे पढ़ा था ज्योमेट्री, मैथमेटिकल ज्योमेट्री की हेल्प से आपने एक चीज कैलकुलेट की थी, थिकनेस कैन बी रिटर्न एज आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। आर क्या था वहां पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर थी कर्व्ड सरफेस की।
ये सॉरी भाई, एक कॉल आ गई थी इसलिए, एक मिनट। ये सॉरी भाई, ये दो आपकी कर्व सरफेसेस हैं, ए बी और सी डी। एक बार आप ये मान लोगे कि ये सी डी यहाँ पे एब्सेंट है और सिर्फ एक ही आपके पास कर्व सरफेस है, ठीक है। और ये जो डॉटेड लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी प्लेन सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है। उस सिचुएशन में आप क्या लिख लोगे, फिल्म की थिकनेस लिख लोगे, ठीक। तो ए बी अगर हमारा कर्व सरफेस हो और पी पॉइंट पे मुझे थिकनेस देखनी हो तो आप कैसे लिखोगे, पी एल थिकनेस लिखोगे। इस पी एल थिकनेस की विद रिस्पेक्ट टू जो रिंग बन रही है उसकी रेडियस मान लेंगे आर एन। और दूसरी बार हम क्या कहेंगे कि भाई सी डी जो है ये कर्व सरफेस है और डॉटेड लाइन है नीचे, ये आपकी प्लेन सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है। इस समय जो थिकनेस होगी फिर वो क्या बन जाएगी, क्यू एल थिकनेस बन जाएगी, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में हमने थिकनेस की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो इंडिविजुअली दोनों कर्व सरफेसेस के लिए हम थिकनेस की वैल्यू लिख लेंगे। तो आपके पास पी एल की वैल्यू आ जाएगी और क्यू एल की वैल्यू आ जाएगी। तो आप बहुत आसानी से फिर पी क्यू की वैल्यू निकाल पाओगे, थिकनेस जो कि कर्व सरफेसेस के केस में एक्चुअली है, ठीक है। तो ज्योमेट्री से जो आपका फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में जब ए बी लोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन ले लोगे, और जब सी डी के लिए लिखोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू से रिप्लेस कर देंगे। तो पी एल कैन बी रिटर्न एज आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर वन। पी एल ए बी के विद रिस्पेक्ट टू है और आर वन आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो क्यू एल की वैल्यू साथ ही साथ आप सी डी के लिए लिखनी होगी, फिर वो हमें आर टू यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसलिए आर को किससे रिप्लेस कर देंगे, आर टू से रिप्लेस कर देंगे। सेम उसी पॉइंट पे देख रहे हैं इसलिए जो भी रिंग दिख रही होगी वो आपकी एन एथ ही होगी। तो रेडियस आपने वहाँ पे क्या लेनी है, आर एन ही लेनी है, ठीक है। तो थिकनेस निकालनी है, थिकनेस विल बी इक्वल टू, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर देंगे हम, तो आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर वन माइनस आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर टू। इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 2 टाइम्स ऑफ t इज इक्वल टू आर एन स्क्वायर को बाहर कॉमन निकाल लीजिए और यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1 डिवाइडेड बाई आर वन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर टू, ठीक। नाउ इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट, जो आपकी कंडीशन थी डार्क रिंग की और ब्राइट रिंग की उसे हम यहाँ पे यूज करेंगे। फॉर डार्क फ्रिंजेस हमने क्या लिखी थी कंडीशन आपकी, 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा, डार्क फ्रिंजेस के लिए, ठीक है। इन केस फिल्म हमारी कैसी हो, एयर की फिल्म हो और लाइट नॉर्मली इंसिडेंस कर रही हो, उस सिचुएशन में म्यू को हम 1 लिखते हैं और कॉस ऑफ आर को भी हम 1 से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसमें जो कंडीशन है ये क्या बन जाती है आपकी, 2t इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा, ठीक। ये क्यों लिखा है हमने, क्योंकि अभी अभी आपने 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस की वैल्यू कैलकुलेट की थी। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दोगे, कंपेयर कर दोगे, और कंपेयर करने के बाद फॉर डार्क फ्रिंजेस आपकी कंडीशन क्या आ जाएगी, आर एन स्क्वायर इंटू 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा, ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 आपकी कोई वही सब की वैल्यूज है, ठीक है। और ब्राइट फ्रिंज के लिए इसी चीज को आप किसके बराबर पुट कर दोगे, ब्राइट फ्रिंज के लिए 2t किसके बराबर आएगा, n प्लस हाफ इंटू लैम्डा के बराबर आएगा। तो कंडीशन आपकी क्या बन जाएगी, आर एन स्क्वायर 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू विल बी इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा बाई टू, ठीक। अगर आप बुक में से रीड करेंगे तो बुक में यहाँ पे आपकी एक तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये कंडीशन लिखते हुए उन्होंने बीच में यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, उसको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है वो वहाँ पे, और जब ये सेकंड कंडीशन लिखी है तो यहाँ पे प्लस कर दिया है, वो प्लस नहीं है माइनस है, और इक्वल टू की जगह यहाँ माइनस है तो वो इक्वल टू है, ठीक है। तो ये करेक्ट कर लीजिएगा अगर आप बुक में से रीड कर रहे होंगे तो, ठीक है भाई। और दूसरा इस तरह का कर्व सरफेस हो सकता है, और दूसरा कैसे हो सकता है आपका कि कन्वेक्स हो, कन्वेक्स टुवर्ड्स इंसिडेंट लाइट। तो ये आपकी दूसरी सिचुएशन है, ये मेरा फर्स्ट सरफेस है और ये क्या है हमारा दूसरा सरफेस है। तो R1 और R2 रेडियस ही मानी है हमने, लेकिन अब जो आपकी फिल्म की थिकनेस, अब जो फिल्म बनेगी उस थिकनेस को अब आप कैसे लिखोगे, BC को हम कैसे लिखेंगे, BD
प्लस डी सी, उसके बाद बनेगी आपकी थिकनेस ऑफ फिल्म। ठीक, और बाकी जो भी चीज़ें लिखनी है वो उसी तरह से हम लिखेंगे, बस सिर्फ जो सिंबल होगा वो आपका माइनस से किस में बदल जाएगा, प्लस में बन जाएगा। आप बी डी की वैल्यू लिखोगे पहले और फिर सी डी की वैल्यू लिखोगे। ये आप यहाँ से जो रेडियस होगी उसको आर एन ही लिखोगे, एक के लिए आर वन लिख दोगे रेडियस की जगह पे और दूसरे की जगह आर टू लिख देंगे, और टी हमारा किसके बराबर आ जाएगा फिर, आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर वन प्लस आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर टू। ठीक है, इसमें आएगा आपका प्लस जब ये क्या हो, नीचे वाला सरफेस कन्वेक्स हो टुवर्ड्स इंसिडेंट रेडिएशन। अब जो कंडीशंस थी आपकी डार्क फ्रिंज की और ब्राइट फ्रिंज की, वहां से आप सिंपल कंडीशंस लिख देंगे कर्व सरफेसेस के केस में, आर एन स्क्वायर 1/r1 प्लस 1/r2 इज इक्वल टू एन लैम्डा फॉर डार्क फ्रिंजेस और इज इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा किसके लिए, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, तो ये आपका कभी कभी पूछ लिया जाता है कर्व सरफेस के लिए, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी की सारी चीज़ें आपकी इक्वली इम्पॉर्टेंट थी। तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो अभी मुझे बताइए कि आप लोगों को समझ में आ गया जो हमने किया, पूरा कंप्लीट हो गया है ये आपका